नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में तमाम बिहार की बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां इस टाटा स्टील परिसर में जोरदार धमाका हुआ है। कंपनी परिसर के अंदर हुए इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। आवाज के साथ उठे तेज धुएं के गुबार के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट से कंपनी परिसर में कई जगहों पर आग भी लग गई। हालांकि टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं आ रही है, लेकिन खबर यह है कि यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा और लोग दहशत में आ गए। और इस धमाके के बाद से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगह पर आग लग गई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए जमशेदपुर से। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कैसे लगी है यह आग, क्या फिलहाल इसका पता चल पाया है और क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया? जी अलीम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर स्थित टाटा कंपनी आज कंपनी परिषद के अंदर एक जोरदार 2 ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में आपको बता दूं कि इतना भयावक ब्लास्ट था कि पूरे शहर के आधा आसमान में ये बादल छा गए, धुआं धुआं हो गया था। जिसके बाद जो कंपनी के आसपास जो बस्तियां हैं, उस बस्तियों में भी जो आग का जो छिटका था वो बस्ती के छतों पर, घरों पर पड़ा है, जिससे आप आसपास के बस्ती के जो लोग हैं वो भी दहशत में है। आपको बता दूं कि ब्लास्ट से कहीं ना कहीं कंपनी परिषद के कई ये वार्ड है जो उसमें भी कई जगहों पर आग लग गई थी। जिसके बाद हालांकि मौके पर तत्काल टाटा स्टील के खुद दमकल के 5 से 6 गाड़ियां पहुंची है और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मगर अभी कंपनी के परिषद की ओर से किसी तरह के कोई ब्लास्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े अधिकारी इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया को कोई मेल भेजा जाएगा कि क्या क्यों छुआ है। मैं बता दूं कि जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी टाटा कंपनी के गेट के पास पहुंचे थे और अंदर गए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने निकले नहीं है कि कैसे ब्लास्ट हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ। मगर आपको बता दूं कि जैसा कि सूचना आ रहा है कि टाटा कंपनी में जो ब्लास्ट हुआ इसमें 2 कर्मचारी जो है वो घायल हुए हैं। उनको आनंद फानंद में टीएमएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी अलीम। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ है इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की खबर यह है कि 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। किसी की जान का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस धमाके के बाद से कई जगह पर आग लग गए। हालांकि टाटा स्टील की जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसने आग पर काबू पा लिया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। टाटा स्टील कंपनी के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर ये आग कैसे लगी है। उतर तुम। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की टाटा स्टील कंपनी परिसर की। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आसमान में धुएं का गुबार है। कैसे यह विस्फोट हुआ है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोग यही बता रहे हैं। और इस वक्त रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का इंतजार सबको था और उस इंतजार पर से पर्दा उठ गया है। कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार कल सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल का होगा। आपको बता दें कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। शाहनवाज हुसैन मंत्री बनाए जा सकते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबको इंतजार था और सब यही सवाल कर रहे थे कि आखिर कब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि कल सुबह 11:30 बजे तमाम जो बातें हैं उन पर से पर्दा हट जाएगा, वो चेहरे सामने आ जाएंगे? देखिए अलीम, निश्चित तौर पे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं ये खबर आ रही है सियासी गलियारे से, लेकिन ये खबर अभी पुष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि राजभवन के सूत्र जो हैं अभी वो इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार मीडिया सर्कल भी इस बात की चर्चा चल रही है कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो राजभवन के सूत्र है वो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल लगातार चर्चा का बाजार गर्म है और आज जब ये
शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के नामांकन के समय जब नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने उस समय कहा था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके बाद कयासों का बाजार गर्म है और एक खबर ये भी आ रही है कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दूं अलीम कि राजभवन के सूत्र इसे कंफर्म फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबर जैसे ही पुष्ट हो जाती है उसके बाद अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और जाहिर सी बात है लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है और आज मुख्यमंत्री ने इस बात का इशारा भी किया था कि बहुत जल्द। आनंद है, इस बड़ी खबर पर हम आपसे बात करेंगे। अभी आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे थे और गवर्नर से मिले थे और वहां से निकले हैं, वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से हम आपको बता रहे थे उस पर। आनंद, मुझे ध्यान है कि कल भी आपने संजय जायसवाल से पूछा था तो संजय जायसवाल ने यह कहा था कि कल सुबह यानी कि आज सुबह इस पर से पर्दा उठ जाना था, तस्वीर साफ हो जानी थी मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन क्या अब यह माना जाए कि वो सुबह आज की नहीं थी बल्कि वो सुबह कल यानी कि मंगलवार की होगी और मंगल को मंगल होगा? देखिए निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। संजय जायसवाल ने इस बात का इशारा भी किया था और मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया। चर्चा का बाजार बेहद गर्म है। कल 11:30 बजे राजभवन में मंडपम में जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार राजभवन से भी कंफर्म हो जाए, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन राजभवन के जो सूत्र है वो अभी फिलहाल पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, जिसका इशारा आज कल संजय जायसवाल ने दिया था कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज फिलहाल तो तस्वीर साफ होती नहीं दिखी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात का इशारा जरूर कर दिया। तो अब इस बात का इशारा किया जा रहा है कि शायद कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं बार बार दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो राजभवन के सूत्र है जहां पे कल होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, वहां से इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। तो जैसे ही पुष्टि हो जाएगी उस बात की भी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको इस बात की जानकारी देगा कि कौन कौन से विधायक या विधान परिषद के सदस्य मंत्री बनने वाले हैं, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो इस बार नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये आपको सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड बताएगा। और इधर विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, एनडीए के कई अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं बिहार वापस आ गया, वो ये बात जान लें कि मैं बिहार से बाहर ही कब था, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। वहीं मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाने पर एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ तो बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है।
हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। बीजेपी के एमएलसी पद के अगली खबर का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि तेजस्वी लगातार रुपेश हत्याकांड को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मुलाकात की है। इधर बीजेपी के एमएलसी पद के उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बधाई दी है और इस दौरान तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। बिहार के बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण और क्राइम ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, लूट, हत्या, रेप, इसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। शैलेंद्र, तेजस्वी लगातार रुपेश हत्याकांड को लेकर आरोप लगा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई प्रोफाइल इस मर्डर केस के बहाने सरकार को घेरा जाए, तो क्या यह माना जाए कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं तेजस्वी? बिल्कुल, देखिए, रुपेश हत्याकांड के दूसरे दिन से ही तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके कई बयान आए, उसके बाद वो कल रुपेश सिंह के परिजनों से भी जाकर के उन्होंने मुलाकात की और आज वो राजभवन पहुंच गए। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि एक बड़ा मसला है बिहार में और इसको लेकर के कहीं न कहीं भुनाने की जरूरत है और आज वो अपने सभी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ वो राजभवन पहुंच गए। उनका मकसद साफ है कि सरकार को इस बहाने कटघरे में खड़ा करना और साथ ही साथ बिहार में जो अन्य आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है और उनसे कार्रवाई की मांग की है। हालांकि देखिए, कई ऐसी घटनाएं बिहार में घटी जिस समय तेजस्वी नहीं थे या कई आरोप उन पर लग रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद और नए साल में जब तेजस्वी पटना आते हैं उस वक्त एक बड़ा मामला, जिस मामले पर कहीं न कहीं सरकार घिरती नजर आ रही थी, तो तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लपकने की कोशिश की है और इस पूरे मामले पर अब मुखर होकर के तेजस्वी विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि जो बाकी जो उनके सहयोगी दल के नेता हैं वो इस पूरे मामले पर मुखर भले न हो, लेकिन अकेले आरजेडी और तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को लगातार घेर रहे हैं और आज भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार में जो आपराधिक घटनाएं हाल के दिनों में जो घटी हैं उन घटनाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल फागू चौहान को। जी शैलेंद्र, छपरा जाते हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, यहां तक कि तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि वो आरजेडी के विधायकों के साथ दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे और बिहार में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी शिकायत करेंगे। तो क्या अगला कदम यही होगा तेजस्वी का? देखिए, तेजस्वी यादव कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ उन्होंने पूरे अपने जो मोर्चा है वो खोल दिया और खास तौर पर देखिए उन्होंने यह भी कहा था कि जो सत्ता संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को बिहार में, कई आरोप उन्होंने लगाए थे। चलिए शैलेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे। इधर जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या माना जाए, एक कदम और मंत्रिमंडल के विस्तार की तरफ? नीतीश कुमार बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अभी जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पे
एक अचानक से नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और यहाँ पे पार्टी के लगभग 60 या 65 ऐसे चुनिंदा नेता और कार्यकर्ता हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और इस वक्त वो जेडीयू दफ्तर पहुंच गए हैं और जहाँ पे कर्पूरी सभागार में उनकी मुलाकात होगी ये पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच में अचानक से नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद जो उनके समर्थक है वो भी काफी उत्साहित है। और लगातार खबर इस बात को लेकर अलीम गर्म है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। और एक खबर ये भी आ रही है कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन उस चर्चा के बीच में अचानक से नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं और जहां पे पार्टी के जो चुनिंदा नेता हैं उनसे बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है जहां पे कर्पूरी सभागार के अंदर नीतीश कुमार प्रवेश कर चुके हैं और उनके साथ जो पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए और साथ ही बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अलीम, हलचल तेज है, राजनीतिक हलचल बेहद तेज है और नीतीश कुमार का अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचना ये संकेत करता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा लगातार गर्म होती जा रही है जी, उस बीच में जेडीयू दफ्तर में पहुंचना एक संकेत देता है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को तमाम जानकारी पहले उपलब्ध कराएं जो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई है। तो हमें काफी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू दफ्तर में लगभग 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनके साथ पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनकी बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। तो नीतीश मंत्रिमंडल के चर्चा के बीच में नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचना कई तरह के कयासों का बाजार गर्म करता है। तो जाहिर सी बात है नजरें टिकी रहेगी नीतीश कुमार यहाँ पर कितने देर तक रुकते हैं, किन कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात करते हैं, किस वजह से आए हैं ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने लगभग 63 से 64 पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात आज तय हुई है। तो वो तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचना कई तरह के संकेत करता है और खासकर उस वक्त अलीम जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही हो। बिल्कुल आनंद, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, तब नीतीश कुमार इतना ज्यादा जेडीयू दफ्तर आते नहीं थे, इतनी मुलाकातें नहीं करते थे। लेकिन आजकल नीतीश कुमार काफी ज्यादा जेडीयू दफ्तर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात करनी है तो अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी के नेता जो ग्राउंड पर काम करते हैं उनसे मिलकर राय मशवरा करके ही किया जाए। क्या कुछ इशारा करता है ये? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, नीतीश कुमार ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा और मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं उनकी पूरी कोशिश है कि अब वो बहुत ज्यादा वक्त अपने नेताओं और कार्यकर्ता को दे रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि मंत्रिमंडल में जगह उसे मिलेगी जिसको जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता के साथ जनता का भी प्यार मिले। तो ये फीडबैक भी बेहद महत्वपूर्ण होता है अलीम, जब आप किसी को मंत्री बनाते हैं उसके बारे में आपके नेता और कार्यकर्ताओं की सोच क्या है, उनकी छवि क्या है, ये भी महत्व रखता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखने के बाद ही नीतीश कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार नीतीश कुमार चुनाव के बाद पहले से देखे या चुनाव परिणाम के बाद देखे, लगातार नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में पहुंचते रहे हैं और नेताओं और कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, उसके बाद भी नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर में आना और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करना और उनसे कई सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है तो इस वक्त आप नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और अगर आप सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये बीजेपी भी कह चुकी है जल्द होगा, नीतीश कुमार ने भी आज कह दिया है कि जल्द होगा। कल बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर क्या ये मान लिया जाए कि आज चर्चा के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से जो मंत्री बनेंगे उनके नाम फाइनल हो जाएंगे और जेडीयू अपने तरफ से खुद को तैयार रखना चाहती है? देखिए बिल्कुल आपने से कहा मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे ये तमाम बातें तय हो चुकी होंगी जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी तय हो चुकी होगी कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि अंत समय में बहुत सारे नामों की चर्चा तेज होती है और अचानक से उन नामों का पत्ता कट जाता है। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि हम इस बार, चूंकि जेडीयू की संख्या बल काफी कम है, 43 हो गया है, तो वो ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जिनके मंत्री बनने से पार्टी को मजबूती मिले, कार्यकर्ताओं में उत्साह मिले। तो ऐसे में अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार के पहले लगातार अपने नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनसे जानकारी इशारों में लेने की कोशिश करते हैं, वो इशारा बेहद महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए मैं आपको अलीम बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि इस बार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाए। और एक खबर ये भी है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं जी कि जेडीयू इस बार नए चेहरों पे ज्यादा दाव खेलने वाली है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जेडीयू नए चेहरों पे ज्यादा दाव खेलने वाली है और जो क्षेत्रीय जो आधार होता है उस आधार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्षेत्रीय आधार और नए चेहरे पे जेडीयू इस पर बड़ा दाव लगाने की तैयारी में है ताकि आने वाले 5 साल में उन युवा चेहरों को आगे करके उनके मेहनत से पार्टी को फिर से संगठित किया जाए, मजबूत किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो पूरी कोशिश है नीतीश कुमार की इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन चेहरों को आगे किया जाए जिसकी वजह से पार्टी को भी फायदा मिल सकता है। अलीम, चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि जेडीयू दफ्तर से कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा और ये जो खबर हमने बताई है उस पर मुहर भी लगेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गर्दनी बाग में शिक्षकों ने धरना शुरू किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, लेकिन सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। हम लोगों की मुख्य मांग ये है सर कि ये वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है इसमें 90% जो मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन हो चुका है। हम लोग काउंसलिंग का डेट जारी करवाना चाह रहे हैं कि जारी करें और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरण किया जाए। यही हमारा मुख्य मांग है। ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, क्योंकि हम अभ्यर्थी 4 साल से लगातार मेंटली परेशानी झेल रहे हैं और सरकार और विभाग मिलकर के अपना हाथ खड़ा कर दिया बहाली करने से। खराब मौसम के कारण दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए आज विमान सेवा शुरू नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, कोहरे के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से आज सभी विमान सेवाओं को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों में मायूसी देखी गई। जायजा लिया संवाददाता विपिन कुमार दास ने। आज से स्पाइस जेट के द्वारा सेवा विस्तार किया जाना था और पुणे और हैदराबाद के लिए नए विमान यहां से चालू होना था, लेकिन मौसम की वजह से स्पाइस जेट ने जो बताया है कि मौसम जो कोहरा था सुबह में उसको लेके यहां आने वाले सभी विमानों को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वो नए यात्री जो हैदराबाद और पुणे जाना चाहते थे वो भी परेशान है और गेट पर आके लगातार स्पाइस जेट के कर्मी से ये पूछ रहे हैं कि अब मौसम तो ठीक हुआ है, अब भी जाना संभव है कि नहीं। तो क्या बताया गया है स्पाइस जेट के बारे में, उनके द्वारा क्या बताया गया है? बोले हैं कि कैंसिल हो गया है। मान लीजिए मौसम के कारण 2 घंटा 3 घंटा पहले खबर आया कैंसिल हो गया है, से चालू होगा तभी फ्लाइट पे चढ़ेंगे, उससे पहले आज तक नहीं चढ़े थे। हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट मोड तो कटवाए हुए थे, तो मायूसी तो है ही। हाँ, आने जाने दोनों का टिकट था, तो ये बोल रहे हैं कि आप पटना से चले जाइए, वहाँ से दे देते हैं, नहीं तो आप टाइम बढ़ा लीजिए, उसी पैसे में चले जाइएगा। ये नए यात्री थे और पहली बार विमान से इन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि जाएंगे और आएंगे, और इन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जिन्हें पुणे और हैदराबाद आज पहली बार जाना था, उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। Pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety, and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी।